हेलो दोस्तों, टेलीग्राम इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आइए क्लास 10th की साइंस का जो साइंस का पोर्शन होता है उसमें केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या एक चैप्टर जो है कह लीजिए आप कार्बन तथा उसके यौगिक के नाम से है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को यहाँ पर हम पढ़ने चल रहे हैं और ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे चैप्टर तो आपका जो साइंस का पोर्शन होता है उसमें आप अच्छा कर पाएंगे, मतलब 5 से 6 नंबर आपको आसानी से देखा जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, मैं आपको अच्छे से चैप्टर फील करा दूंगा, अच्छे से क्लियर करा दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में। कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होता है हम जानते हैं, यौगिक जो तत्वों से मिलकर बनते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। अब यहाँ पर कार्बन तथा उसके यौगिक पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना चाहिए यहाँ पर कार्बन के बारे में। बात किया कार्बन की तो इसका साइन होता है C, मतलब कार्बन को हम C से ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये कार्बन का सिंबल होता है, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पर देखे जाए तो यहाँ पर हम कार्बन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु भार होता है 12। ये ऊपर हो गया परमाणु भार, नीचे ये क्या है परमाणु क्रमांक। ये 2 चीजें यहाँ से आपको क्लियर हो रही होंगी, इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में, ठीक है। तो ये कार्बन की सारी चीजें हैं। और ये बात किया कार्बन की तो इसकी प्रकृति होती है, इसकी जो प्रकृति होती है कार्बन की प्रकृति, इसकी प्रकृति होती है आधार, मतलब ये आधार के गुण प्रदर्शित करता है कार्बन। परमाणु क्रमांक की बात किया है, जैसे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कार्बन के परमाणु क्रमांक का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,4, मतलब इसका जो संयोजकता हो जाएगी, इसकी संयोजकता इसकी संयोजकता हो जाएगी 4। ये प्लस और माइनस दोनों इसकी संयोजकता यहाँ पर हो जाएगी। ये कार्बन की यहाँ पर ये संयोजकता की बात की जाएगी, ठीक। तो यहाँ से इसकी संयोजकता हो जाएगी। अब आइए हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यौगिक के बारे में आप अच्छे से क्लियर होंगे कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम कार्बन के बारे में अच्छे से यहाँ पर बता चुके हैं कि किसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु भार क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, संयोजकता कितनी होती है, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1-2 MCQ देखने को मिलते हैं, डायरेक्टली इससे 1-2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के संबंध में एक सिद्धांत दिया गया था, कार्बनिक यौगिक जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है, ये बेrzelius ने बताया था कि जो में रहस्यमय शक्ति पाई जाती है। रहस्यमय शक्ति का क्या मतलब होता है कि उसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाएंगे जिससे कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। ये बात बेrzelius ने बताई थी। तो इनका क्या सिद्धांत था, बेrzelius ने 1815 में प्रतिपादित किया। प्रतिपादित का मतलब होता है कि किसी चीज को बताना, अपनी बात को कहीं पर लिखना, किसी भी प्रकाशन में अपनी बात को रखना। इन्होंने क्या बताया, इनके अनुसार कार्बनिक जो यौगिक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल सजीवों में, मतलब जीवित प्राणियों में से ही एक रहस्यमय जीवन शक्ति मतलब क्या होता है कि एक शक्ति पाई जाती है जीवों में जिसमें से कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। इनसे हम विटल फोर्स के कारण बन सकते हैं। इन्हें प्रयोगशाला में इनके अनुसार बनाया जाना असंभव था, और इन्हें प्रयोगशाला में बनाना असंभव था, मतलब बेrzelius से इस चीज को बता रहे हैं कि प्रयोगशाला में इनको नहीं बनाया जाता जब तक कि इनका सिद्धांत इन्होंने दिया था। उस समय बता रहे थे प्रयोगशाला में इनको हम नहीं बना सकते थे। हालांकि इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले जब इनका बेrzelius का जैव शक्ति सिद्धांत चल रहा था, उसी के थोड़े समय बाद यहाँ पर एक अगले साइंटिस्ट आए, केमिस्ट कह लीजिए आप, होलर ने एक यौगिक का निर्माण किया जिसका नाम था यूरिया का निर्माण किया।
और इनके इस सिद्धांत का खंडन हो गया। जैसे कि इस खंडन का क्या मतलब होता है, जैसे आप कोई बात लगातार कहते चले आ रहे हैं तो आपकी बात माने तब तक है जब तक कि आपकी बात को कोई अन्य व्यक्ति उसका विरोध ना करे या वो आपकी बात को गलत न सिद्ध कर दे। तो यहाँ पे जो बेrzelius का जैव शक्ति सिद्धांत था, इसका अंत किसने किया? होलर। और होलर ने यहाँ पर एक यौगिक बनाया जिसका नाम था यूरिया। होलर ने एक यौगिक बनाया जिसका नाम था यूरिया का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है यहाँ से NH2 CO NH2, ये होता है यूरिया का फार्मूला। तो ये बेrzelius का जैव शक्ति सिद्धांत यहाँ से हम क्लियर कर रहे हैं। अब इसके बाद फिर यहाँ पर यूरिया का निर्माण होगा। इसके बाद यहाँ पर कोल्बे ने एसिटिक एसिड, बर्थाल्टे ने मीथेन का निर्माण कर दिया। तो इससे बेrzelius का जैव शक्ति सिद्धांत का पूर्णतः खात्मा होता चला गया, मतलब इनका पूरी तरीके से इनका सिद्धांत गलत मान लिया गया। तो यहाँ से हम इसको भी याद रखेंगे। तो यूरिया का निर्माण यहाँ पर होलर ने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आप और लिख लीजिए एसिटिक एसिड का जैसे होता है फार्मूला CH3COOH, ठीक। इसका निर्माण किसने किया था? कोल्बे नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एसिटिक एसिड का निर्माण किया, मतलब CH3COOH। इसके बाद एक बर्थाल्टे आए थे, ठीक। इन्होंने मेथेन का निर्माण किया, मतलब CH4 का निर्माण किया। तो इन सारी यौगिकों का निर्माण होता चला गया और बेrzelius का सिद्धांत का खात्मा होता चला गया, मतलब ये खत्म हो गया। बने रहिएगा, मैं आपको और अच्छे से क्लियर करा दूंगा। यहाँ पर अब जो होता है, यहाँ पर एक चीज आती है हाइड्रोकार्बन की बात की जाए। हाइड्रोकार्बन यहाँ से क्या होता है? हाइड्रोकार्बन ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस कार्बन। इसका क्या मतलब है? हाइड्रो प्लस कार्बन का, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं CH4, ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। या आप यहाँ लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में एक विशेष अंतर ये याद रखिएगा, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही पाया जाएगा, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब कार्बनिक यौगिक होते हैं, उसमें हाइड्रोजन मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें भी पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में केवल हाइड्रोजन रहेगा और कार्बन रहेगा। अब हाइड्रोकार्बन की आगे बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन यहाँ पे हमारा दो प्रकार का होता है। कौन से दो प्रकार होते हैं? पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध पाया जाता है, मतलब मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर कहीं पर दिखाई पड़ रहा है तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने। असंतृप्त की बात की जाए तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, उसे हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अच्छे से इनको परिभाषा के रूप में यहां से हम पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बन तथा हाइड्रोजन के द्वारा बने हुए कार्बनिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, मतलब कार्बन तथा हाइड्रोजन के द्वारा बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मैंने किसी स्लाइड पर आपको दिखा दिया है। यहाँ पर सबसे पहले इस बात किया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। यहाँ से संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ से ऐसे ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एल्केन या पैराफिन। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको एल्केन या पैराफिन के नाम से भी हम जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई कार्बन
अन्य कार्बन मतलब दो कार्बन है, उनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो ऐसे यौगिकों को हम एल्केन कहते हैं या पैराफीन कहते हैं। इनमें सभी में कार्बन परमाणु में परस्पर एकल बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है CnH2n+2। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा देखें कि इससे बनेगा कि नहीं, फार्मूला कितना सही है, तो यहाँ पर हम इसका अगर थोड़ा सा मान रखें इसी फार्मूले में CnH2n+2 अगर ये लिखा है फार्मूला, अगर यहाँ पर हम मान रख दें इसका, तो यहाँ से अगर हम मान रखेंगे n बराबर, अगर हम यहाँ से 1 रख दें, अगर n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा Cn2 × 1 प्लस यहाँ से 2 अगर रख दें तो ये 2 × 2 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये कार्बन संख्या यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा C, 2 × 2 2 2 4, ये हो जाएगा CH4। ये हमारा मीथेन का यहाँ से फार्मूला बन जाएगा। इसके बाद अगर n का मान यहाँ पर हम 2 रखें तो 2 पर भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर 2 रखेंगे तो इसी में यहाँ से क्या हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, यहाँ से 2 × 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 दूनी 4 4 2 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा C2H6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एथेन का फार्मूला। तो यहाँ पर हम लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एल्केन का फार्मूला। तो ये एल्केन का यहाँ पर ये फार्मूला लिखा एल्केन का। इस तरह से आप कार्बन n का मान लेते जाइए और ऐसे एल्केन को बनाते जाइए। तो ये यहाँ पर असंतृप्त की बात कर रहे हैं। अगर पेपर में आपको पूछा जाए तो आप ऐसे लिखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, मतलब सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसका फार्मूले की बात किया, इसका फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है इसका फार्मूला। बने रहिए वीडियो में, मैं आपको अच्छे से आज क्लियर करा के जाऊंगा यहाँ से। इसके बाद होता है यहाँ पर हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं यहाँ से। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे लिख दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ क्या है? असंतृप्त है, मतलब संतृप्त नहीं। संतृप्त का मतलब होता है जब कार्बन के बीच में, मतलब कार्बन के बीच में एक बॉन्ड पाया जाए, लेकिन जैसे अगर 2 या 3 पाए जाएंगे तो उसको हम असंतृप्त कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझना चाहें फील कर यहाँ से, तो यहाँ पर हम कार्बन की संख्या को भी दिखा सकते हैं, मतलब कार्बन कैसे जुड़ा है यहाँ पर। तो हम अगर हाइड्रोजन को ऊपर रख दें, यहाँ से कार्बन जोड़ दें, इस साइड से यहाँ से कार्बन, फिर यहाँ से बीच में डबल बॉन्ड, ऊपर यहाँ से हम कार्बन जोड़ दें, इधर भी कार्बन अगर हाइड्रोजन जोड़ दें तो यहाँ से इस प्रकार से बन जाएगा। इसके बाद यहाँ जो नीचे लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर कार्बन लिख लें, इसके बीच में अगर हम 3 बॉन्ड लगा दें, फिर यहाँ से फिर हाइड्रोजन लगा दें, फिर इसके बाद इधर भी हाइड्रोजन लगा दें, तो इस तरह से भी हम उसको दिखा सकते हैं। तो आशा है कि आपको यहाँ से क्लियर हो रहा हो। आइए हम आगे इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। अब आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यहाँ से 2 प्रकार होते हैं। इसमें पहला जो आता है एल्कीन आता है, यहाँ से आता है पहला एल्कीन, और दूसरा आता है एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन क्या होता है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के मध्य में द्विबंध उपस्थित होता है, मतलब डबल बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं एल्कीन। एल्कीन कह दीजिए आप इनको, या कहीं कहीं आपको ओलियोफीन भी लिखा मिल सकता है, दोनों एक ही चीज, एल्कीन कहिए या ओलिफीन कह दीजिए। इनका सामान्य सूत्र की बात किया है तो इसका सामान्य सूत्र जो होता है इसका होता है CnH2n होता है। अगर यहाँ पर हम n का मान रख ले, थोड़ा सा n का अगर यहाँ पर हम मान रखें तो यहाँ पर n बराबर अगर हम रख दें, देखिए एक चीज आप ये याद रखिएगा, बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो n बराबर यहाँ पर 1 पे रखने पे आ जाते हैं। लेकिन आप हमेशा एक चीज ये याद रखिएगा कि कभी भी एक कार्बन में, जो एक कार्बन होता है, एक कार्बन में आप जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन में आप कभी भी एक कार्बन को लेकर
एक कार्बन को लेकर आप डबल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। बच्चे सोचते हैं कि जैसे हम CO2 में जैसे CO2 लिखा होता है, इसको C, यहाँ से O, यहाँ से O, इस तरह बना सकते हैं, तो वही सोचते हैं इसमें भी बन जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर जो इसमें अगर हम बॉन्ड दिखाना चाहेंगे तो ये कैसे बनेगा, यहाँ से ये हमारा से यहाँ होगा C, इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन और इधर से हाइड्रोजन। इसके अलावा हम कहाँ बना सकते हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल 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 बॉन्ड है, तो यहाँ पे कभी भी हाइड्रोकार्बन में जो एक कार्बन को लेकर हम डबल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड लेंगे तो डबल बॉन्ड के लिए हमको हमेशा कार्बन की संख्या मतलब 2 लेनी पड़ेगी। कार्बन की जब संख्या हम 2 लेंगे तभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर जो यहाँ से इसका मामला होता है एल्कीन का, इसका सामान्य सूत्र CnH2n, तो यहाँ n बराबर हम 2 रखेंगे। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। मेरा बताने का मतलब इतना ही है कि एल्कीन जो एल्कीन होता है इसमें n बराबर हम 2 रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे। 1 यहाँ पर हम नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये कभी भी हम नहीं बन पाएगा। 1 हमको यहाँ पर नहीं रखना है, हमको रखना कितना है, यहाँ पर 2 रखना है। अगर हम n का मान यहाँ 2 रख दें तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, n की जगह पे आप 2 रख दें, यहाँ पर 2 इंटू 2 आ जाएगा। इसको और आगे अगर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा C2 और 2 दूना 4 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से बन जाएगा। अगर इसको अगर आप दिखाना चाहते कैसे बना तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, C ऊपर भी H नीचे H, यहाँ से डबल बॉन्ड, फिर CH ऊपर नीचे, ये यहाँ से एल्कीन बन जाएगा। इसके बाद जो लास्ट है वो एल्काइन, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक त्रिबंध उपस्थित होता है, एक त्रिबंध उपस्थित होता है, वे कहलाते हैं एल्काइन। ठीक, इनका सामान्य सूत्र की बात किया तो सामान्य सूत्र होता है C2H2। ठीक, C2H2 का, सॉरी यहाँ पर ये उदाहरण लिखा था, यहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र जो होता है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अगर यहाँ पर भी n बराबर हम अगर 2 रखें, n बराबर अगर यहाँ पर हम 2 रख दें तो जहाँ पर n है वहाँ पर आप 2 रख दें तो यहाँ से हो जाएगा C2 2 इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारा C2 और H2 आ जाएगा, C2H2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें कैसे बनेगा, हमारा कार्बन संख्या यहाँ पर 2 दी गई है तो यहाँ पर हम 2 कार्बन पहले एज इट इज रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा हम इस प्रकार करेंगे कि यहाँ पर जैसे 2 हाइड्रोजन तो 2 कार्बन, तो दोनों को एक हाइड्रोजन हम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला आएगा, ये आपस में इधर जुड़े, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, कार्बन की संख्या होती है 4, तो इसलिए यहाँ पर हमारा बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ से बन जाएगा इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से बन जाएगा। कैसा लगा आपको लेक्चर, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं। यहाँ पर मैंने आज हमने पढ़ा कार्बनिक यौगिकों का जैव शक्ति सिद्धांत, इसके बाद हमने यहाँ पढ़ा हाइड्रोकार्बन के बारे में कितने प्रकार के होते, पहला संतृप्त होता, दूसरा होता असंतृप्त। इसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते, संतृप्त और असंतृप्त, यहाँ पर असंतृप्त के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं असंतृप्त के बारे में। कभी कभी यहाँ क्या होता है, असंतृप्त का सूत्र भी पूछ लेता है पेपर में कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है, या एल्काइन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का क्या सूत्र होता है। ये ढेर सारी चीजें यहाँ से पूछ ली जाती हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये लेक्चर आप अच्छे से अगर देख लेंगे तो मैं आपसे आशा करता हूँ, आपको वादा करके जाता हूँ कि आपके 4 से 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। कैसा लगा लेक्चर कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अल्पेशी नाम के साथ।